अस्सलामुअलैकुम। HIV या ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, क्या आपको मालूम है ये वायरस हमें बंदरों से मिला था? जी हाँ, जिस तरह हमें कोरोना वायरस मिला था चमगादड़ों से, माना यह जाता है कि 19वीं सदी के बीच में कहीं ये वायरस हम इंसानों को मिला था बंदरों से। और सन 1983 यानी 1983 में जाकर इस वायरस पे सही तरह तहकीक की गई और तब से अब तक ये वायरस रिपोर्ट्स के मुताबिक 37 मिलियन से ज़्यादा जानें ले चुका है। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ये वायरस कितना खतरनाक है और इसमें ऐसा करने की सलाहियत इसलिए है क्योंकि ये असरअंदाज होता है इम्यून सिस्टम पर। जैसा इसके नाम में भी इशारा है, ये कुछ डेफिशिएंसी यानी कमी पैदा कर देता है इम्यून सिस्टम में। तो अब मैं HIV वायरस को ज़रा यहाँ दिखाती हूँ कि कैसे असर ये करता है। तो ये है एक HIV वायरस इंसानी सर्कुलेशन में, और एक बार जब ये सर्कुलेशन के अंदर आ जाता है, इसका सामना होगा कई मुख्तलिफ तरह के सेल्स से। तो ये हैं वो मुख्तलिफ तरह के सेल्स। अब किस तरह से ये वायरस फैसला करता है कि किस सेल को जाकर इन्फेक्ट करना चाहिए। अब हम पहले ही बहस कर चुके हैं कि ये जाकर इन्फेक्ट करता है इम्यून सेल्स को, लेकिन इसको कैसे पता चलता है कि कौन सा सेल इम्यून सेल है। तो ये ऐसा करता है एक बहुत ख़ास प्रोटीन की मदद से जो सरफेस या सतह पर मौजूद होता है, जिसको कहते हैं GP120। ये है ग्लाइकोप्रोटीन 120, और ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 जाकर जुड़ता है एक बहुत ख़ास किस्म के प्रोटीन से जिसको कहते हैं CD4, और ये है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4। और बदकिस्मती से CD4 मौजूद होता है इम्यून सेल्स के ऊपर। कह लें कि ये है CD4 प्रोटीन। अब ये HIV वायरस जैसे जैसे ये सर्कुलेशन में घूमेगा, इसका सामना होगा मुख्तलिफ सेल्स से, लेकिन जैसे ही इसको वो सेल मिलेगा जिसमें CD4 होगा, ये इससे जुड़ जाएगा। दोनों के बाहरी मेम्ब्रेन आपस में मिल जाएंगे और फिर ये HIV वायरस अपने अंदर का सारा मवाद इस दूसरे सेल में रिहा कर देगा। अब इसके बाद क्या होगा? ये HIV वायरस हाईजैक कर लेता है पूरे सेल को और आहिस्ता आहिस्ता पूरे इंसानी जिस्म को। तो यहाँ हमारे पास है एक HIV वायरस, और ये प्रोटीन जो इसके बाहर मौजूद है, ये वाला, ये है GP120। तो ये है ग्लाइकोप्रोटीन 120 और ये जुड़ता है CD4 से, और इसके साथ साथ हम इसके दूसरे हिस्से भी देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर ये है एक मेम्ब्रेन जो बिल्कुल इंसानी सेल मेम्ब्रेन की तरह होती है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आप देख सकते हैं ये पीली चीज़, इसको कहते हैं कैप्सिड, और ये अपने अंदर रखता है इस सेल के जेनेटिक मटेरियल को। अब HIV वायरस के जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? RNAs। तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। इसमें होते हैं 2 सिंगल स्ट्रैंडेड RNAs, और इनके साथ क्या आपको ये 3 छोटी चीज़ें नज़र आ रही हैं? ये असल में हैं एंजाइम्स। बहुत अहम 3 एंजाइम्स इसमें होते हैं, और मैं इनको कहती हूँ RIP। मैं आपको कुछ देर में इनके नाम बताती हूँ, और ये भी कि क्यों मैं इनको RIP कहती हूँ, जैसे जैसे हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। अब जल्दी से देखते हैं कि क्या होता है जब ये HIV वायरस फ्यूज़ करता है एक इम्यून सेल के साथ। कह लें कि ये इम्यून सेल है एक मैक्रोफेज। आम तौर पर कोई भी इंसानी सेल या तो गोल होता है या ओवल होता है, लेकिन मैंने यहाँ एक रेक्टेंगुलर सेल बनाया है ताकि मुझे लिखने की ज़्यादा जगह मिले। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्यूजन के बाद ये कैप्सिड कर चुका है डिज़ोल्व, और इस HIV ने अपना मवाद रिहा कर दिया है इस सेल में। अब किसी भी वायरस के लिए, चाहे वो RNA वायरस हो या DNA वायरस, इसका अहम मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा वायरल प्रोटीन बनाना इस सेल के अंदर, ताकि ये ज़्यादा वायरसेस बना सकें। अब एक इंसानी सेल में आए बात करते हैं कि ये कैसे प्रोटीन्स बनाते हैं। एक आम इंसान में हम DNA से mRNA बनाते हैं, और फिर mRNA से हमको मिलते हैं प्रोटीन्स। लेकिन जहाँ तक इस वायरस की बात है, आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर आया है RNAs लेकर। अब आपको क्या लगता है कि वायरस क्या करेगा ताकि इसको एक मुसलसल बहाव या फ्लो मिलता रहे वायरल प्रोटीन्स का?
तो मैं आपको बताती हूँ, ये वायरस बनाता है वायरल डीएनए और शामिल कर देता है वो डीएनए इस सेल के डीएनए में, ताकि ये सेल जब अपने डीएनए की कॉपी बनाए तो ये कॉपी बना बैठेगा वायरल डीएनए की भी, और इसके नतीजे में बनेंगे वायरल प्रोटीन्स। तो ठीक है, ये एक बहुत अच्छी हिकमत अमली है, लेकिन ये वायरस कैसे बनाएगा डीएनए इस आरएनए से, क्योंकि ये बहुत गैर मामूली है। ऐसा सेल के अंदर कभी नहीं होता, और हमारे सेल में कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता या कोई ऐसा टूल जो तब्दील कर सके एक आरएनए को डीएनए में। तो वायरस ये कैसे करेगा? तो वायरस को ये मालूम है कि इसको ऐसा करना है, लिहाजा ये अपना हथियार अपने साथ लेकर घूमता है। तो क्या है ये हथियार जो तब्दील कर देता है आरएनए को डीएनए में? ये एक एंजाइम है और इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अब शायद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस RIP में ये R कहाँ से आता है। इस R से आता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एक बहुत ही दिलचस्प एंजाइम है और इसके 2 फंक्शंस होते हैं। मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ये फंक्शंस क्या हैं। तो इसका पहला काम है एक डीएनए स्ट्रैंड बनाना जो इस वायरल आरएनए के साथ होती है, और यही चीज़ होती है इन दोनों आरएनएस के लिए। लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैं सिर्फ एक आरएनए के लिए ऐसा करूँगी। तो ये चीज़ हो रही है दोनों आरएनएज में। अब जब ये स्ट्रैंड बन जाता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अपना दूसरा फंक्शन करती है, और वो है इस आरएनए के टुकड़े को डिसॉल्व करना, और फिर इसके बाद बनाए एक और स्ट्रैंड डीएनए का जिसके साथ होगा पिछला वाला डीएनए स्ट्रैंड। और इस तरह ये आरएनए वायरस बनाता है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से। तो ये है एक बहुत ही अहम एंजाइम। इसके बाद इस HIV वायरस का अगला मंसूबा है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को जो इसने बनाया है, इसको इंटीग्रेट करे इस सेल के डीएनए में। अब इनका इरादा है न्यूक्लियस में घुसने का। तो मैं जल्दी से यहाँ पर एक न्यूक्लियस बना लेती हूँ। तो ये है न्यूक्लियस इस मैक्रोफेज का या इस इम्यून सेल का जिसमें है इसका डीएनए। और यहाँ भी मैंने इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को चौकोर शक्ल में बनाया है ताकि मुझे ज़्यादा जगह मिले चीज़ें बनाने की। अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू करेगा न्यूक्लियस की तरफ, और इस बार ये अपने साथ एक और एंजाइम ले जाएगा, और इस एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज। और अब आपको पता लग गया होगा कि ये आई कहाँ से आया है, RIP का। आई से आता है इंटीग्रेज, और इसके भी 2 फंक्शंस हैं, और जो काम ये एंजाइम पहले करता है वो ये कि ये इंसानी डीएनए में एक कट बनाता है, इसको काट देता है और इंसानी डीएनए टूट जाता है 2 हिस्सों में। अब इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये वायरल डीएनए की सिलाई कर देता है, इंसानी डीएनए के साथ इसको स्टिच कर देता है। तो इसका पहला काम है काटना और दूसरा काम है पेस्ट करना वायरल डीएनए को इंसानी डीएनए में। अब सबसे ज़रूरी काम हो चुका है, वायरल डीएनए को इंसानी डीएनए में इनकॉर्पोरेट करना, यानी दोनों को आपस में जोड़ना। अब किसी भी वक्त जब ये इंसानी डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो ये बना बैठेगा वायरल mRNA, और इसके नतीजे में बना बैठेगा वायरल प्रोटीन। अब इस वायरल प्रोटीन में वो हर चीज़ मौजूद होती है जो चाहिए होती है एक वायरस बनने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। इसके पास होते हैं ऐसे हिस्से जो बनाएंगे कैप्सिड, ऐसे हिस्से होते हैं जो बनाएंगे RNA। लेकिन जो मसला यहाँ पर है वो ये कि ये वायरल प्रोटीन का बनता है सिर्फ एक अकेला स्ट्रैंड, और इसको काटना पड़ता है छोटे टुकड़ों में ताकि ये ठीक से जमा हो सकें सही वायरसेस बनने के लिए। और जाहिर है हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन ये वायरस हमारी एक नहीं सुनता। इसके पास मौजूद हैं इसके अपने टूल्स जो इस स्ट्रैंड को काटता है, और ये है प्रोटीएज। इसको प्रोटीज भी कहते हैं और प्रोटीएज भी कहते हैं। हम जानते हैं कि एंजाइम का जो नाम होता है हमेशा उसके आखिर में एज आता है, तो प्रोटीएज ये इस वायरल प्रोटीन को काटता है छोटे इनफरादी टुकड़ों में, और यहाँ से आता है ये P। इस RIP के P का मतलब है प्रोटीएज। तो ये प्रोटीएज काटता है इस वायरल प्रोटीन को ताकि ये मिलकर बन सकें नए वायरसेस।
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वायरसेस इस इम्यून सेल से बाहर कैसे निकलते हैं। अब एक बार जब ये प्रोटीन कट जाता है छोटे टुकड़ों में, वो प्रोटीन जो बाहरी लेयर पर होना चाहिए जैसे कि GP120, ये आहिस्ता से आता है सेल की सरफेस की तरफ और ये बाहर निकल जाता है सेल मेम्ब्रेन से। और फिर ये यहाँ पर एक कर्वेचर बनाता है जहाँ दूसरे हिस्से जिन्होंने मिलकर वायरस बनाना होता है वो जमा होते हैं और फिर आहिस्ता से ये इम्यून सेल से अलग हो जाते हैं और इस तरह से ये HIV वायरस अपनी कॉपी बनाता है इंसानी सेल के अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ये बाहर निकलता है ये इस इम्यून सेल की सेल मेम्ब्रेन के एक हिस्से से जुड़ता है और इस तरह से HIV वायरस की सेल मेम्ब्रेन और हम इंसानों की सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल एक जैसी होती है। अब सवाल ये है कि इस पूरे वक्त के दौरान हमारा इम्यून सेल क्या कर रहा था। आमतौर पर जब एक सेल इन्फेक्ट होता है एक वायरस से या किसी भी और पैथोजन से, ये इस हमला आवर के एक हिस्से को बाहरी दुनिया को दिखाता है या कह लें इम्यून सिस्टम को MHC मॉलिक्यूल की मदद से। MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल ये एक और प्रोटीन है जो सरफेस पे होता है ताकि इम्यून सिस्टम इसको पहचान सके और फिर मार सके इस सेल को, और इसके साथ साथ हमला आवर भी मारा जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि HIV क्या करता है जब ये सेल में दाखिल होता है? ये बनाता है एक वायरल प्रोटीन जो इतना ताकतवर होता है कि ये इजाज़त भी नहीं देता इस सेल को MHC मॉलिक्यूल बनाने की। है ना अफसोस वाली बात। ज़्यादातर वायरसेस या पैथोजन हमारे साथ ऐसा नहीं करते। तो ये HIV नहीं बनने दे रहा ये MHC मॉलिक्यूल। तो अगरचे ये इम्यून सेल्स हमारे पूरे जिस्म में गश्त कर रहे हैं हमला आवर की तलाश में, इनको नहीं मालूम हो सकेगा कि ये वाला सेल इन्फेक्टेड है। और सिर्फ ये MHC मॉलिक्यूल ही नहीं बल्कि ये HIV वायरस अंदर खींच लेता है CD4 रिसेप्टर्स भी, जो सेल की सरफेस या सतह पर मौजूद होते हैं। तो अगर आपको याद हो, यही वो रिसेप्टर था शुरू में जिसने मदद की थी इस HIV वायरस की इस सेल से जुड़ने में। अब ये HIV वायरस इस रिसेप्टर को क्यों अंदर खींचेगा? वो इसलिए क्योंकि MHC की तरह CD4 रिसेप्टर में भी वो काबिलियत होती है कि वो प्रेजेंट कर सकें एंटीजेंस या पैथोजेंस जो हमला कर चुके हैं सेल पे। तो इसमें भी काबिलियत होती है वायरस की कुछ शक्ल बाहर की दुनिया को दिखाने की, बाहर मौजूद इम्यून सेल्स को। लिहाजा ये HIV वायरस अंदर की तरफ खींच लेता है CD4 को भी, और ये HIV वायरस यहाँ पे रुकता नहीं है। दूसरे प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं इस सेल के अंदर, सेल के अपने प्रोटीन्स जो असल में तबाह कर सकते हैं HIV के जेनेटिक मटेरियल को। लेकिन जब तक ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होते हैं वायरस अपना प्रोटीन बना चुका होता है और वो प्रोटीन्स इजाज़त नहीं देते सेल के प्रोटीन्स को वायरस पे काम करने की, इनको तबाह करने की। तो ये वायरस एक से ज़्यादा इक़दामात करता है अपने आप को बचाने के लिए, और हमारे इम्यून सेल्स सिर्फ तभी काम करते हैं जब वायरल की तादाद जिस्म में बढ़ती है, जब फ्लूइड में बहुत सारे वायरसेस होते हैं जहां वो आसानी से पहचाने जाएंगे और इम्यून सेल्स के हाथों मारे जाएंगे। लेकिन जब तक इन्हें ये पता लगता है बहुत देर हो चुकी होती है। वायरस की तादाद इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि इम्यून सेल्स सबसे लड़ नहीं पाते, और इस तरह हमारे इम्यून सेल्स को नुकसान पहुंचाकर ये कम कर देता है इम्यून की ताकत। और चूँकि इसमें काबिलियत होती है बहुत ज़्यादा वायरस बनाने की बहुत ही कम वक्त में, इसीलिए इसको एक बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक वायरस समझा जाता है। तो आज के लिए इतना ही।